आज 2 महत्वपूर्ण खबर जिस पे चर्चा ज़रूरी और दोनों न्यायालय से जुड़ा हुआ है। पहले ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। जो हिंसा हुई थी 20 जुलाई को जंतर-मंतर और पुलिस ने जो पैरेड गन और आंसू गैस चलाए थे, जो डंडे चले थे, कील वाले डंडे चले थे, उसको लेकर संसद में हंगामा रहा ही, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की, लेकिन उस कमिटी के इंटेंशन पर कई तरह के सवाल हैं। अम्बेडकरनामा पर पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कुछ याचिकाकर्ताओं ने, पिटिशनर्स ने इसको रिकॉन्स्टिट्यूट यानी पुनर्गठित करने की मांग की। दूसरी ओर एस मुरलीधर उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब जेन जी का आंदोलन हुआ था, प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया था। इस पर उनका जो स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। जेन जी प्रोटेस्ट श्योर डेमोक्रेसी इन इंडिया वोंट डाई। कि जेन जी के जो प्रतिरोध हुए, प्रोटेस्ट हुए, उसने श्योर किया, निश्चित किया कि भारत में लोकशाही का खात्मा नहीं होगा। दिमागी नक्सल लेवल वोंट स्टॉप देम। कि दिमागी नक्सल का लेवल लगा देने से भी उनको रोका नहीं जा सकता है। इन्हीं दोनों विषयों पर चर्चा होगी। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं सीधे, और चूंकि कानूनविद भी हैं, तो चूंकि न्यायपालिका से जुड़ा मसला है, तो इस पे समझते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई थी, उस पे लोगों को विश्वास नहीं है। और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने जो कहा है, उसके व्यापक क्या मायने हैं। स्वागत है सर, नमस्ते। जी सर। देखिए सर, जिस तरफ हाई पावर कमेटी बनी और जो नाम आए, तो तात्कालिक रूप से तो चूंकि बहुत ऐसे बहुचर्चित इस तरह के नाम नहीं थे, स्वर्णकांता शर्मा जैसा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो है, उससे पहले गुजरात की जो सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबा थी, या जस्टिस अरुण मिश्रा की तरह ऐसे नाम नहीं थे जो नाम लेते ही पता चल जाए। तो उसमें चयन में थोड़ी वो बरती गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे उनके जो सब क्रेडेंशियल्स बाहर आने लगे, तो पता चला कि सब सरकार की पिट्ठू लोग जो हैं, या जो सरकार के विचारों के समर्थक हैं, विचारधारा विशेष के समर्थक हैं, उन्हीं लोगों की कमेटी बनी है। चाहे वो हमारे माननीय न्यायाधीश हों, क्योंकि उनके जो जजमेंट से उनका जो निकाला जाता है वो, और जो गुजरात हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहा हो, ऐसे ऐसे लोग उसमें हैं। तो उसको जो है लेकर के, और एक तो दिल्ली वाली जो जज कौर साहब बनाई गई हैं, उनके बारे में तो है सीधे सीधे उस सरजील इमाम से उनका नाम जुड़ा हुआ है, उनके जमानत रिजेक्ट करने से। तो इसको लेकर के जो जो चर्चा होने लगी, तो भाई जैन जी तक भी बात पहुंची। तो एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ी, वही याचिकाकर्ताओं की ओर से। कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर जांच समिति के गठन पर सवाल उठाए। यह समिति पुलिस की ज्यादती और प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई तोड़फोड़ के आरोपों की जांच के लिए बनाई गई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट द्वारा, जस्टिस सूर्यकांत जी द्वारा। और इसके साथ जैन जी के समर्थन में, जैसा कि आपने बताया, उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, दिल्ली हाई कोर्ट के जज और बहुचर्चित काबिल जजों में शामिल एस मुरलीधर खुलकर सामने आ गए, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह छात्रों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया, उससे ये जो है मेरे मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारा लोकतंत्र मरेगा नहीं, और दिमागी नक्सल कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जो है इसके जुमले का इस्तेमाल करता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो हो गई हैं, और ये जो है इससे जैन जी आंदोलन को और बल मिला है। और कुल मिला के इस तरह का दबाव बनता जा रहा है कि जो कमेटी है वो चाह करके भी बेईमानी करने के पहले 4 बार सोचेगी, 2 बार सोचेगी, 3 बार सोचेगी। अब बिल्कुल एकदम ब्लैंकेट टाइप का मामला नहीं है कि जो चाहे वो मन करे, जो खाता ना वही है, जो कमेटी कह दे सही हो सकता है, इस तरह का मामला न चले। चेक एंड बैलेंस तो रखना ही पड़ेगा। इस बीच में 5 तारीख से आपके
इंडिया गेट से जो है क्या कहते हैं अमित शाह के कार्यालय तक जो है वो उज्जैन जी ने प्रोटेस्ट की घोषणा कर दी है। इस बीच में खबर आ रही है कि राहुल गांधी का अगला जो छात्रों की गूंज प्रोग्राम है वो नागपुर में होने वाला है। नागपुर को आपको मालूम ही है कि गडकरी साहब इनके जो मंत्री हैं उनका गढ़ है, और नागपुर जो है आरएसएस का मुख्यालय है। अभी डिटेल तो नहीं आया, डेट नहीं आई, लेकिन जो है कहीं कहीं पढ़ने को मिल रहा है कि अगला जो है गूंज का प्रोग्राम नागपुर में होगा। तो आज याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने यह मामला उठाया और अपनी अर्जी को लिस्ट करने की मांग की। हालांकि शंकर नारायण ने यह नहीं बताया कि अर्जी किस बारे में थी, लेकिन भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक शरारतपूर्ण अर्जी है, मिस्चीवियस। तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता समिति के गठन को चुनौती दे रहे हैं और उन्होंने कुछ वैकल्पिक नाम सुझाए हैं। एसजी ने यह कहा कि यह शरारतपूर्ण है। मांग समिति की ओर फिर से बनाने और इसे या उस मंत्री की जांच करने की है, या कोई राजनीतिक मंच नहीं है। उन्होंने जजों के नाम दिए हैं। इसके बाद सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि हम जजों के नाम लिए जाने को पसंद नहीं करते। शंकर नारायण ने कहा कि उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं जमा किया है और भरोसा दिलाया कि अगर अर्जी लिस्ट होती है तो कोई नाम नहीं लिया जाएगा। एक अन्य समूह के याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने शंकर नारायण की अर्जी का समर्थन करते हुए कहा कि यह याचिकाकर्ताओं की आम चिंता को दर्शाता है। भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की समिति को लेकर संदेह है। एसजी मेहता ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ पक्षों को हर चीज को लेकर हमेशा संदेह रहता है। अब सर यहाँ एक यक्ष प्रश्न जी। सुप्रीम कोर्ट ने घटनाओं की निष्पक्ष जांच के लिए समिति बनाई है और ये जांच विशेष रूप से दिल्ली पुलिस के खिलाफ है, गृह मंत्रालय के खिलाफ है, और गृह मंत्रालय के खिलाफ इस कमेटी का समर्थन कर रहा है गृह मंत्रालय का वकील या सॉलिसिटर जनरल या भारत सरकार। आपके खिलाफ जो कमेटी हो उस खिलाफ का आप कैसे समर्थन कर सकते हैं? आपने अगर कुछ नहीं किया तो आप कहिए, चाहे जो आप कमेटी बना दीजिए, हम सब फेस करने के लिए तैयार हैं। आप जो आपकी जांच करने वाली है उस कमेटी के पक्ष में आप कैसे आ जाते हैं, मतलब बिना जांच हुए? ये एक प्रश्न है कि नहीं है? और ये पूरे कमेटी के नियत, दिशा और दशा पर संदेह उठाता है कि नहीं उठाता? आप बताइए। आप ही के खिलाफ कमेटी है और आप कहीं नहीं, यही कमेटी हमारी जांच करेगी, दूसरी कमेटी नहीं जांच करेगी। क्यों भाई? क्यों आप उसी कमेटी से जांच कराना चाहते हैं? और अगर वो कमेटी बहुत खराब होती तो आप एप्लीकेशन दिए होते कि साहब ये कमेटी बदल दीजिए। इसमें हितों के टकराव का मामला, जो दो पुलिस अधिकारी हैं उनका तो सीधे सीधे हितों का टकराव है। जो जस्टिस कौन है उनका तो सीधे सीधे उनके माइंडसेट के हितों का टकराव है, जो दिल्ली हाईकोर्ट की जज बनाई गई है। तो जब कमेटी गठन की बात हुई तभी प्रशांत भूषण ने कुछ नाम कहे थे कि भाई जो ये लोग हैं पुराने चीफ जस्टिस। अच्छा, ये भी मांग उठी है कि कोई चीफ जस्टिस होना चाहिए, एक्स चीफ जस्टिस होना चाहिए इस कमेटी में। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से शंकर नारायण ने यह मामला उठाया था और अर्जी को लिस्ट करने की मांग की थी, लेकिन कुल मिला के जो है वो इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम जजों का नाम लिए जाने को पसंद नहीं करते। फिर प्रशांत भूषण ने कहा, सीजीआई ने कहा कि कोर्ट ने सबसे अच्छे उपलब्ध लोगों को चुना है। याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, अब देखिए यहाँ पॉलिश शुरू हो गई कि समिति सभी पक्षों की मदद से सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में काम कर रही है। सीजीआई ने अर्जी को लिस्ट करने पर सहमत जताते हुए कहा कि जो भी काम करेगा हमारी देखरेख में करेगा। हमने मामले का निपटारा नहीं किया है। आप सभी समिति की मदद के लिए वहां हैं, उन्हें काम करने दें और देखें। अभी तक एक रिकॉर्ड और भी है सर। राजीव गांधी की हत्या के लिए जैन कमीशन बना था, क्या हुआ सर उसका? तमाम मामलों के लिए तमाम जो है जुडिशियल कमेटियां बनती हैं, मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजों की, या तो उनका जो है जल्द समय से रिपोर्ट नहीं आती, और अगर जो है देर सवेर रिपोर्ट भी आई तो ठंडे बस्ते में धूल फांकती रहती। तब तक गंगा जी में बहुत पानी बह जाता है और वो मुद्दा ही जो है वो क्या कहते हैं लोगों के जो है दिमाग से, दिल से, हाथ से निकल जाता है। अब मणिपुर में हिंसा हुई, अभी भी हिंसा किसी न किसी रूप में जारी है और मणिपुर अशांत है। जस्टिस बीएन चौहान साहब की 3 साल से कमेटी बनी हुई है और एक जस्टिस गीता मित्तल की भी कमेटी है। अभी तक उनका कोई जो है वो क्या कहते हैं रिपोर्ट नहीं आई, 3 साल हो गया। तो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का। आप कहते हैं कि जो है क्या कहते हैं सामान्य मामलों में 60 दिन में चार्जशीट अगर पुलिस नहीं दाखिल करेगी तो जो है वो आरोपी को जो है जमानत का अधिकार होगा। इसी तरह जो है और लोगों के लिए भी साल भर है, किसी का कुछ है, एक सीमा है ना। कमेटी का तो कोई सीमा ही नहीं कि कब रिपोर्ट देगी, क्योंकि कमेटी तो जो है वो ऑफिस के रूप में काम करती है ना, कि कमेटी गठित होगी, उसकी बैठने की जगह होगी, फिर नोटिस जारी होगी, फिर जवाब आएगा, फिर जवाब पे जवाब मांगा जाएगा, फिर आएगा, फिर सुनवाई होगी, फिर ये होगा। कहने का मतलब जब 9 मन तेल होंगी राधा नाचेगी, तब तक जो है राधा जो है क्या कहते हैं हो सकता है कि काल कवलित हो जाए। मैं राधा माता के लिए नहीं कह रहा भाई साहब, राधा वाले लोग नाराज नहीं होंगे, मैं ये उदाहरण के संदर्भ में कह रहा हूँ। आज के लिए भी बड़ा जरूरी है सर, क्योंकि कौन कब नाराज हो जाए पता नहीं, कहाँ कौन मुकदमा दाखिल करा दे पता नहीं, किसके जो है भावना आहत हो जाए भगवान जाने। कोर्ट ने यह आदेश उन याचिकाओं पर दिया जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस बल की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। हालांकि समिति को पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों पक्षों की ओर से हिंसा के आरोपों की जांच के लिए करने के लिए कहा गया है, लेकिन उसे प्रदर्शनकारियों व पुलिस की ज्यादती और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यौन उत्पीड़न के शिकायतों को प्राथमिकता देनी होगी। मुख्य याचिकाकर्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने अर्जी में कहा कि याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया था कि समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करें और इसमें पूर्व अटॉर्नी जनरल के साथ एक रिटायर्ड महिला डीजीपी शामिल हो। हालांकि मौजूदा समिति में ऐसे सदस्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि समिति में जांच कौशल वाले अधिकारियों, नागरिक स्वतंत्रता और जनहित के मामले में बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड वाले लोगों की कमी है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिए, देखिए अब कितनी सफाई से कहा कि बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड वाले लोगों की कमी है। इस एक शब्द में सारी बात जो अभी तक सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं इन लोगों के बारे में सब छिपी हुई। कम कहना ज्यादा समझना। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि समिति के कुछ सदस्यों को केंद्रीय कार्यपालिका सदस्यों, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल है, के साथ लंबे समय से संबंध रहा है और इसलिए इस बात का उचित आशंका है कि स्वतंत्र जांच पक्षपाती हो सकती है। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि मुद्दा किसी सदस्य की व्यक्तिगत ईमानदारी से जुड़ा नहीं है, लेकिन यह स्ट्रक्चरल मुद्दा है, ढांचागत। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस जांच में केंद्रीय कार्यपालिका, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की भूमिका की जांच होनी है। अब ऐसी जांच में जो कमेटी बनी है उसका उन्हीं के वकील समर्थन कर रहे हैं। बस ये अकेले ही काफी है जो है क्या कहते हैं कमेटी के सदस्यों को जो है पुनर्गठन करने के लिए। जब आरोपों की जांच में इतने उच्च स्तरीय अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल करनी हो तो जांच को कार्यपालिका और संस्थागत प्रभाव तथा किसी भी तरह के संभावित पक्षपात से स्पष्ट और निर्णायक रूप से अलग रखना चाहिए। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि समिति का पुनर्गठन किया जाए और इसकी अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया जाए। याचिकाकर्ता ने एक रिटायर्ड महिला डीजीपी और अन्य गैर न्यायिक सदस्यों को भी शामिल करने की मांग की, जो स्पष्ट रूप से स्वतंत्र हो, जिनकी ईमानदारी बेदाग हो और जो न्यायिक सदस्यों की सहायता करने में सक्षम हो। तो सर ये तो रहा, समझ लीजिए आपसे एक बात। अब दूसरी बात मुरलीधर जी की आई है। मुरलीधर जी ने जो सीनियर एडवोकेट हैं आज की डेट में डिजिग्नेटेड और हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं वहाँ के, और दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरह उनको रातों रात ट्रांसफर किया गया था उससे पूरे देश के उसमें आ गए और तमाम प्रयासों के बावजूद इनको जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने दिया गया। इनका वहां से चेन्नई में ट्रांसफर हुआ था, इनको जो है सरकार ने वो अधिसूचना ही नहीं जारी की, इनको उड़ीसा से रिटायरमेंट हो गया। उन्होंने जंतर मंतर पर हुए हालिया छात्र विरोध प्रदर्शन की तारीफ करते हुए भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत बताया। साथ ही उन्होंने इसे कहा कि सरकार द्वारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के गलत इस्तेमाल, अब समझिए आप जरा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली के गलत इस्तेमाल, इसमें अपराध, एफआईआर के बाद विवेचना, विवेचना के बाद जांच, जांच के बाद आपका क्या कहते हैं चार्जशीट, चार्जशीट के बाद गवाही, गवाही में सरकारी वकील की भूमिका, विवेचक की भूमिका, गवाहों की भूमिका, सब कुछ शामिल है। सब कुछ उसका भी शामिल है कि जो आरोपी है उसको न बोलने का अधिकार है, संविधान ने दिया है कि वो अपने खिलाफ गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसका जो है गलत इस्तेमाल और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने वाला बताया जाना जो है अत्यंत निंदनीय है।
उन्होंने कहा कि जैन जी के हालिया विरोध प्रदर्शन हमें भरोसा दिलाते हैं कि भारत में लोकतंत्र को खत्म नहीं होने दिया जाएगा और लोग देश के भविष्य की रक्षा उसे सुरक्षित रखने के लिए संविधान का सहारा लेंगे। इस साल 20 जुलाई को राहत का हफ्ता राहत और खुशी भरा था। यह जानकर अच्छा लगा कि हमारी युवा पीढ़ी ताकतवर भाषणों, प्रोपोगंडा और अच्छे दिन व विकसित भारत जैसे खोखलों वादों अच्छे दिन और विकसित भारत जैसे खोखलों वालों को गुमराह नहीं होगी। दिमागी नक्सल कहे जाने के बावजूद वो डरे नहीं, यानी वो डिफेंसिव नहीं हो। और कई लोगों ने यहाँ तक कि चिदम्बरम साहब ने कहा कि अगर जो है विरोध करना, सवाल पूछने दिमागी नक्सल है तो मैं दिमागी नक्सल हूँ। और हम लोग जो सवाल उठा रहे हैं, हम भले न कहें कि हम दिमागी नक्सल हैं, लेकिन सरकार की नजर में भाई हो सकता है हम उसी श्रेणी में। इससे पता चलता है कि इस पीढ़ी के लिए देने की भावना, दया और सच्चाई का साथ देना अहम है। देने की भावना, दया और सच्चाई के साथ देना अहम है। यह पीढ़ी सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने में हिचकिचाती नहीं है। और हाँ, जैन जी में ह्यूमर की भी जबरदस्त समझ है। जैन जी का बेबाक अंदाज लोकतांत्रिक तरक्की का पक्का संदेश है। मुरलीधर माई विजन ऑफ इंडिया, भारत के बारे में मेरा नजरिया विषय पर 28वें DS बोरकर मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे। भारत के बारे में अपने नजरिए पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का भला तभी होगा जब कानून सरकार की ईमानदार आलोचना को अपराध न माने। मुरलीधर ने कहा कि 247 का भारत बेहतर होगा अगर कानून सरकार या उसे चलाने वालों को ईमानदार आलोचना को या कार्टून को या स्टैंड अप कॉमेडियन के मजाक में उनका मजाक उड़ाने को अपराध न माने। 247 का भारत, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि 247 में भारत विकसित होगा, उस पर उन्होंने कहा बिना उनका नाम दिए 247 का भारत बेहतर होगा अगर आज का भारत बुनियादी अधिकारों से वंचित किए जाने के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने वालों के खिलाफ कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल करना बंद कर देगा और उन्हें सरकार को अस्थिर करने की साजिश करार देना बंद कर देगा, तो 247 का भारत अच्छा भारत होगा। उन्होंने बड़ी दूरगामी बात की। उन्होंने विधायिका के बारे में अपनी सोच ही बताई और प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों, UAPA और PMLA जैसे सख्त कानूनों को रद्द करने की मांग की, जिनमें ट्विन बेल शर्तों की वजह से जमानत नहीं मिलती है। साथ ही उन्होंने 2047 में न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए इस विषय पर भी अपना विचार व्यक्त किया। 247 की न्यायपालिका नोटबंदी या जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने जैसे मामलों पर फैसला लेने के लिए सालों तक इंतजार नहीं करेगी। तब ये 247 की जो है वास्तविक जो है न्यायपालिका होगी। और अगर उसी तरह करेगी जैसे आज कर रही है, अभी साल भर सालों कर रही है, तब दसियों सालों करेगी, तब तो फिर क्या है, अभी दसियों साल अभी भी हो रहा है। अभी भी जो है कि आप जो है बजट, आपको क्या कहते हैं, वित्त विधेयक के रूप में तमाम बिल पेश करके जो मोदी जी के पिछले कार्यकाल में अरुण जेटली ने पारित कराया था, सारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अभी तक उसकी तारीख नहीं लगी, क्योंकि उन विवादास्पद बिलों को जल्दी कोई चीफ जस्टिस छूना नहीं चाहता। क्योंकि अगर जो है वो सरकार के पक्ष में फैसला देगा तो पूरा देश कहेगा बेईमान है बेईमान है, और सरकार के विरोध में फैसला देगा तो उसके चीफ जस्टिस बनाए जाने पर ही प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। मुरलीधर ने कहा कि मौजूदा न्यायपालिका के विपरीत 247 की न्यायपालिका यह तय करने के लिए 4 साल इंतजार नहीं करेगी कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना संवैधानिक रूप से सही है या नहीं। जम्मू कश्मीर, उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं कि भविष्य की न्यायपालिका नोटबंदी या चुनावी बांड की प्रक्रिया संवैधानिक थी या नहीं, यह तय करने के लिए 6 साल इंतजार करेगी। खूब धोया भाई जम के, मैंने भिगा भिगा के धोया, जिसको कहते हैं इलाहाबाद की गलियों में कहा जाता गुरु बड़ा भिगा भिगा के धोई। पूर्व जज ने न्याय प्रणाली में खाली पदों, लंबित मामलों और देरी जैसे कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने एक स्वतंत्र बार की जरूरतों पर भी बात की। बार के बारे में अपनी सोच बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसे सुधारे हुए BCI की उम्मीद है जो कामकाज में लोकतांत्रिक हो और न्यायपालिका और कार्यपालिका के दखल से दूर हो। उन्होंने प्रधानमंत्री की हालिया घोषणा का भी जिक्र किया कि सरकार भारत में पेपर लीक के मामलों और उसके बाद आए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 के तहत समय पर मुकदमा चलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी। उन्होंने सवाल उठाया, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से समस्या हल हो जाएगी? अरे सर, जब आप विवेचना लचर करेंगे, जब आप उसमें लूप होल छोड़ेंगे, तो फास्ट ट्रैक से एक बार मान ली मारली सजा आपको हो भी जाती है तो हाई कोर्ट से छूट जाएगी। हाई कोर्ट से सजा हो गई तो सुप्रीम कोर्ट से तो छूट ही जाएगी, क्योंकि तब सिद्धांत से उसमें जो है क्या कहते हैं, जज साहब लोग लगेंगे बताने, उस समय तो मारली होगा कि नहीं इसमें ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है। आखिर इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और इंदिरा गांधी का एक हत्यारा PN लेखी ने छुड़वा दिया था कि नहीं?
और लोगों को भले कुछ लोग सजा हुई, कुछ को फांसी की सजा हुई, लेकिन एक हत्यारे को पीएम लेखी ने छुड़वा दिया था, संभवतः बलबीर सिंह। तो कहने का मतलब है कि तब वो सिद्धांत पर बात होने लगती है, तब वो नीचे वाले मार्गली पर नहीं होती। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम में एक एक नुक्ते पर जो है सजा छूटती है, उस तरह की बात हुई होती तो श्रीमती इंदिरा गांधी का जो है भाई साहब, या आदर के कारण उनका पोस्टमार्टम ही नहीं कराया गया। और केवल पोस्टमार्टम न कराए जाने पर जो है क्या कहते हैं, सतवंत सिंह और जो है वो लोग छूट जाते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर जो है इंदिरा गांधी का मामला ना होता तो इस तरह जो है हमारी जुडिशरी है, और इस तरह का उसके उससे नुक्ते से बंधी हुई है। जहां मन करता है 142 का प्रयोग करती है, जहां मन करता है वहां जो है नुक्ते नुक्ते पर खारिज करती है। पूर्व जज ने कहा कि प्रधानमंत्री का एक ट्वीट है जिसमें पेपर लीक के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही गई है। इससे कई लोग समझते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वही मौजूदा जज स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट या कमर्शियल कोर्ट में नियुक्त कर दिए जाते हैं। यह अलग अलग टोपियां पहनने जैसा है। अगर आप मेघालय जाएं तो वहीं जज कमर्शियल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, सीबीआई कोर्ट, एमपीएमएलओ मामले की कोर्ट होता है। तो हम इसे बड़े तामझाम के साथ करते हैं, सोच कर कि इससे समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन इससे न्यायपालिका की समस्याएं और बढ़ रही। और वास्तव में ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने का धंधा, ये फास्ट ट्रैक किया जाएगा, जल्दी सुनवाई होगी। विवेचना वाले आप कहाँ से लाएंगे? प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वर्षों पहले जजमेंट दिया है कि विवेचना पुलिस और कानून व्यवस्था पुलिस अलग अलग रखा जाना चाहिए। आज तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि राज्य सरकारें इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि बेहतर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो और बेहतर जो है सुनवाई हो। आपको आरोपी को भी बेहतर न्याय मिले और पीड़ित को भी बेहतर न्याय मिले, लेकिन इसको आज तक नहीं किया गया। तो अब वो जो दरोगा जी कब कानून व्यवस्था में लगे हैं, कब विवेचना में लगे हैं, कब वो चार्जशीट दाखिल करेंगे, कब वो कोर्ट में जाके गवाही देने जाएंगे। आप जाएंगे कोर्ट में तो आप देखेंगे कि मर्डर, बलात्कार, इनके मामले में सुनवाई में कई कई महीने की फास्ट ट्रैक कोर्ट में देरी हो जाती है, क्योंकि जिस विवेचक ने विवेचना की है वो वर्तमान थाने से कहीं दूसरे जिले में, कहीं दूसरे प्रदेश के दूसरे कोने में फेंक दिया गया है। उसके बारे में पता लगाते लगाते फिर उसको सम्मन जाते जाते उसके आते आते कई कई महीनों की, 6 महीने, साल भर, 2 साल की भी देर हो जाती है। तो पूरा फास्ट ट्रैक जो है जमीन पर आ जाता है। डॉक्टर मुरलीधर ने कोर्ट और बार के डिजिटाइजेशन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अलग देश भर में ज्यादातर कोर्ट ने तरक्की की है, लेकिन वकीलों के बीच डिजिटाइजेशन को लेकर अंतर दिखता है। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जब दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के सामने रोक का मामला आया, इंजंक्शन का। ये 10 जज अपने पुराने धैर्यवान स्वभाव को ले जाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब मामले पर सुनवाई शुरू हुई, एक सीनियर वकील ने बहस करना शुरू किया और 20 मिनट तक बोलते रहे। इसके बाद जब वो रुके तो जज साहब ने बताया कि उन्हें तो अभी केस की फाइलें ही नहीं मिली थी। इस पर मुरलीधर ने कहा कि हमारी अदालतों में रिकॉर्ड्स में अटके रहने की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है अगर हम अपने कोर्ट रिकॉर्ड को डिजिटाइज करें। इससे केस तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने इस बात की भी आलोचना की कि न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से हर चीज पर केंद्रित हो गई है सिवा मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति। जबकि कोर्ट में बड़े बड़े अक्षरों में पीछे एक बैनर लगा होता है। अगर आप भी कोर्ट जाते होंगे तो देखे होंगे कि लिटिगेंट इंटरेस्ट इज सुप्रीम, लेकिन यही सुप्रीम नहीं। उन्होंने यह बताते हुए कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं हो रही, मुरलीधर ने जजों को संबोधित करते समय योर लॉर्डशिप जैसे पुराने शब्दों के इस्तेमाल पर भी बात की। उन्होंने इन शब्दों को पितृसत्ता और सामंतवाद की निशानी बताया। अब सर, पैर छूना, मैं क्षत्रिय हूँ, फ्यूडल परिवार में जन्म ले लिया हूँ, मेरे यहाँ पैर छूना एकदम जो है अनिवार्य माना जाता है। लेकिन आप विश्वास मानिए, मैं हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूँ, सर झुका के, मैं किसी का जल्दी पैर नहीं छूता। और मैं कहता हूँ कि ये सामंतवाद की निशानी है ना, जल्दी मैं किसी को अपना पैर छूने देता हूँ। मैं कहता हूँ भैया हाथ जोड़ के प्रणाम करे, पैर छू के जो है क्या कहते हैं, छुलटा में से जो है वो रिवॉल्वर निकाल के ठोकना मत। शब्दों का जो है तीर मत चलाना, हाथे जोड़ो, यही बहुत बड़ी बात है। आदर करो, इसमें बहुत बड़ी बात है। पैर छूना सामंती मनोवृत्ति है, चाहे जो छूता हो, जो छुआ। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल संबोधन के पुराने तरीकों और खास तरह के शब्दों के इस्तेमाल को लेकर एक तरह का जुनून है। जब जस्टिस एपी साहब मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने चेन्नई से मथुरे तक सड़क मार्ग से यात्रा की। अब देखिए जरा, उन्होंने देखा कि हर जिले के टोल गेट पर उनका स्वागत करने के लिए जिला जज और स्थानीय मजिस्ट्रेट
मौजूद थे। उन्होंने पूछा यह क्या हो रहा है, ये लोग कोर्ट में बैठकर उनका इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रोटोकॉल है, यह योर लॉर्डशिप यात्रा कर रहे हैं, इसलिए हमें सम्मान देना होगा। फिर वो एक जिले में पहुंचे और घूमते हुए उन्हें एक सर्कुलर मिला जिसे कोई दराज में रखना भूल गया था, जिसमें लिखा था कृपया योर लॉर्डशिप के मनोरंजन फंड में योगदान दें। योर लॉर्डशिप के मनोरंजन फंड में योगदान दें। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई जज कोर्ट का दौरा करे तो कोर्ट के कर्मचारियों को योगदान क्यों देना चाहिए। और सर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो अपने रिश्तेदारों के साथ जो है भारत भ्रमण पर निकले थे और प्रयागराज मध्य प्रदेश होते हुए गुजरे थे। वहां जो है महिला जजों की जो है सर्किट हाउस में ड्यूटी लगाई गई थी, गेस्ट हाउस में खाना बनाने के लिए उनके लिए। जी, और उसमें देखा गया था कि कौन कौन से महिला जजें हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो मतलब खाना बनाने में प्रवीण है, उनकी ड्यूटी लगाई थी। क्या है सर, जर्नलिज्म नहीं है तो क्या है। तो इस तरह का सबॉर्डिनेशन है। तमाम हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, उनके लिए आपके गाजियाबाद के एक नाजिर ने प्रोविडेंट फंड के पैसे में दुनिया भर की गड़बड़ी की। किसी को जो है दिल्ली जाने पर गाड़ी की व्यवस्था कराता था, किसी को जो है रंगीन टीवी देता था, किसी को वॉशिंग मशीन देता था, किसी को कुछ देता था। अंत में सब जांच होते होते जो बेचारे एडिशनल जज थे वो 5-7 लोग फंसे, बाकी सब लोगों को बरी कर दिया गया। उसमें कुछ लोगों का इलाहाबाद से ट्रांसफर भी हुआ और एक कलकत्ता हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट आए हुए और फिर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए जज साहब भी बाइज्जत बरी हो गए। अभी भी मुकदमा हाजिर हो वाला चल रहा है, अभी सजा नहीं हुई। और वो जो नाजिर था उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में दासना जेल में अस्थाना की डेथ हो गई। उसने बकल माने वो बयान दिया था 164 के बयान में, एकदम नाम ले लेके बताया था किसको क्या दिया, रसीदें दी कि ये सब रसीदें हैं उसकी जो सामान खरीद उसकी दी। ये इतनी तनख्वाह पाने वाले जज मानसिक रूप से कितने जो है दरिद्र हैं कि वो एक जो है नाजिर से जो है रंगीन टीवी, दिल्ली जाने पर गाड़ी की व्यवस्था, आपके क्या कहते हैं, और छोटे छोटे उपहार जो है क्या कहते हैं मतलब वॉशिंग मशीन, ये सब ले रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे तक भयानक है। आप उन्होंने बिना न्यायिक प्रभाव का आकलन किए कानून में संशोधन करने के लिए कार्यपालिका को भी समान रूप से दोषी ठहराया। उन्होंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में किए गए उस संशोधन का जिक्र किया जिसने चेक बाउंस होने को अपराध बना दिया। और मजिस्ट्रेट कोर्ट पर इसके असर की भी बात की, जहां अब लाखों केस पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 1988 के संशोधन ने जिसने चेक बाउंस होने के अपराध बना दिया, मजिस्ट्रेट को कोर्ट का कामकाज बहुत बढ़ा दिया। हमारे पास चेक बाउंस होने के 40 लाख केस हैं, जो बहुत कुछ पेंडिंग केस, जो कुल पेंडिंग केस का 40%। इसलिए चेक बाउंस होने के अपराध को गैर आपराधिक बनाना और पुरानी स्थिति बहाल करना एक बहुत ही साफ और जरूरी कदम। और जो उन्होंने नहीं कहा वो मैं कहना चाहता हूँ जी। आप अगर पूरे देश के हाई कोर्टों, सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा मुकदमेबाज राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि राज्य सरकार के अधिकारी, जो राज्य का मामला फिर केंद्र में आता है हाई कोर्ट के बाद, राज्य सरकार के अधिकारी अपने नाक में मक्खी नहीं बैठना देना चाहते और तमाम विभिन्न कारणों से वो जो है लोगों पर कार्रवाई करना चाहते हैं और उसके खिलाफ मुकदमा होता है। फिर वो वहां से मुकदमा अगर उनके पक्ष में नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, मतलब बढ़ता ही जाता है, केस पेंडिंग पड़ा रहता है वर्षों तक, स्टे हो जाता है, वर्षों तक पड़ा रहता है। तो मेरा सिर्फ ये सुझाव है कि राज्य सरकारों में एक मशीनरी होनी चाहिए जो ये समीक्षा निष्पक्षता से करे कि ये केस जो है क्या कहते हैं, ये सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाने लायक है कि नहीं। जब वहां से क्लियर हो तब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वही बड़ी कठोर कमेटी होनी चाहिए। और हो तो इसमें अगर जो है रिटायर्ड जजों को भी जो है प्रतिनियुक्ति पर 2-2 साल 3-3 साल के रखा जाए तो कोई हर्ज नहीं जी। ये चलिए सब सर, स्थिति बहुत है बहुत टोटल। शुक्रिया और लंबी बातचीत के लिए। और इस मसले पर जेन जी प्रोटेस्ट, दिमागी नक्सल और सुप्रीम कोर्ट से जो कमेटी बनी है उसकी निष्ठा पे सवाल उठना, सरकार के एजेंसी के खिलाफ कमेटी बनी है और सरकार का वकील ही कह रहा है कि नहीं ये कमेटी ठीक है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर।